वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आज आपको चैप्टर 8 सिविक्स यानी समानता के लिए संघर्ष, ये चैप्टर को स्टडी कराएंगे। इस चैप्टर में बताएंगे कि अपनी समानता के लिए जो है क्या क्या संघर्ष इतिहास में भी करना पड़ा और आज प्रेजेंट में भी करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यही आज आपका जो चैप्टर है 8 समानता के लिए संघर्ष। तो चलते हैं हम अपने चैप्टर को स्टडी कराते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, ठीक है, कि चलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसे। अध्याय 5 में आपने लैंगिक पूर्वाग्रह और लैंगिक असमानता के बारे में पढ़ा है। हमने आपको बताया है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बालिकाओं और महिलाओं के साथ अनुचित भेदभाव किया जाता रहा है। उन्हें चाहे घर हो, चाहे स्कूल या फिर समाज, हर जगह पुरुषों की तुलना में कम समझा जाता रहा है। उन्हें रोजगार के मामले में भी पुरुषों के समान अवसर प्रदान नहीं किया जाता। जैसा कि चैप्टर 5 में हमने आपको पढ़ाया था लैंगिक पूर्वाग्रह यानी लैंगिक असमानता, उस असमानता में पढ़ाया गया था, बताया गया था कि लड़की जो है वह सभी क्षेत्रों में काम नहीं कर सकती है। वह लड़कों के जैसा, पुरुषों के जैसा उनको वेतन मान नहीं दिया जा सकता है। स्कूल, घर, समाज, हर जगह उन्हें पिछड़ी यानी उन्हें नीचा दिखाने की हर कोशिश की जाती है, जो कि चैप्टर 5 में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरह से उन्हें किस तरह से, तो यहाँ पर वहीं समानता के लिए बातें की जाएगी। तो महिलाओं के साथ भेदभाव किसी एक कार्य क्षेत्र या किसी एक देश में ही नहीं किया जाता। विश्व का ऐसा कोई भाग नहीं है जो सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से मुक्त हो। पुरानी मान्यताओं, निर्धनता, अशिक्षा और संसाधन के अभाव में लाखों लोग दुख और निराशा से भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके साथ धर्म, प्रजाति, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी एक आधार पर भेदभाव किया जाता रहा है। यानी भेदभाव करने की बहुत सारी इसमें बातें आई है, जैसे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रजाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, जन्म स्थान या उसके कार्य के भेदभाव के आधार पर भी रहा है। अब यहाँ पर हम जानेंगे, लिखा हुआ है संविधान में किए गए प्रावधान। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि संविधान में इसके लिए क्या कुछ प्रावधान भी है। तो संविधान में किए गए प्रावधान के बारे में हम यहाँ जानेंगे कि क्या है भाई। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि संविधान में देश के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने की बात कही गई है। यानी हमारी जो संविधान है, ठीक है, उस संविधान में बताया गया है कि नागरिकों के लिए न्याय वह अपना मांग सकता है, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने की बातें कही गई है। हमारे संविधान के अनुसार सभी व्यक्ति विधि या कानून के समक्ष समान और किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में कमतर नहीं समझा जा सकता। हमारा संविधान धर्म, प्रजाति यानी नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषेध करता है। संविधान के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को शिक्षा और बेरोजगार के मामलों में समान अवसर प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि, देखो इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या सुनिश्चित करते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट है, आप देख पा रहे हैं, पहला पॉइंट आपका क्या है, पहला पॉइंट है, फिर दूसरा पॉइंट है, इस तरह से हम दिखते हैं। पहला पॉइंट है पुरुषों और महिलाओं पुरुषों और महिलाओं
दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। यानी पुरुष हो या महिला हो, दोनों जितना काम करते हैं तो उतना पैसा दोनों को बराबर ही मिलना चाहिए। दूसरा है, कार्य हेतु उचित और मानवीय परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाए। और तीसरा है, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था हो जिनमें राष्ट्रीय जीवन के सभी पहलुओं में न्याय की स्थापना हो सके। नीति निर्देशक सिद्धांत यह घोषणा करती है कि राज्य द्वारा न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में निवास कर रहे या विभिन्न रोजगारों में लगे व्यक्ति समूहों के बीच भी हैसियत, सुविधा और अवसर की असमानता समाप्त की जाए। भारत सरकार ने 1953 ईस्वी में भारत सरकार ने 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1993 ईस्वी में। इससे पूर्व महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की जा चुकी थी। दूसरी टॉपिक्स आ रही है, आप देख पा रहे हैं, लिखा स्थिति की वास्तविकता। स्थिति की वास्तविकता, ठीक है। स्थिति की वास्तविकता यानी सच्चाई यह है कि संविधान लागू होने के लगभग 70 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी सामाजिक न्याय का जो लक्ष्य हमने चुना था उसे हम प्राप्त नहीं कर सके हैं। यानी वास्तविक बात यह है कि हमारे संविधान लागू किए हुए लगभग, इस समय की बात किया जा रहा है, बुक में जो लिखा है 70 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी सामाजिक न्याय की जो लक्ष्य होना चाहिए था वह नहीं हो सका है। दूसरा पॉइंट आ रहा है राजनीतिक समानता। देख पा रहे हैं आप, राजनीतिक समानता है, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें लिखा है देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार यानी मताधिकार प्राप्त है। उन्हें राजनीतिक पदों पर चुने जाने का भी अधिकार है, किंतु आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता अर्थहीन है। यदि अधिकांश लोग निर्धन हो तो थोड़े से धनवान व्यक्ति चुनाव परिणामों को अपने पक्ष में करने में समर्थ होते हैं। देखो यहीं पर बात आया कि जिसके पास पैसे होते हैं वही चुनाव जीतते हैं। चुनाव के दौरान किए जाने वाले खर्च में भी बेतहास वृद्धि हो रही है। यदि आप किसी चुनाव में खड़े होते हैं और आपके पास चुनाव में खर्च के लिए पर्याप्त धन नहीं है तो आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में निश्चित ही चुनाव जीत पाना आपके लिए काफ़ी कठिन होगा। दूसरा पॉइंट आता है, आप देख पा रहे हैं, कानून या विधि के समक्ष समानता। कानून या विधि के समक्ष समानता। कानून या विधि के समक्ष समानता एक ऐसी सिद्धांत है जिसे सभी सभ्य समाजों द्वारा स्वीकार किया जाता है, किंतु हम सभी जानते हैं कि वकीलों द्वारा वसूले जाने वाले भारी भरकम शुल्कों के कारण निर्धन व्यक्ति न्यायालय की शरण में जाने से डरते हैं। साधन संपन्न लोग काफ़ी सक्षम वकीलों की सेवाएं ले सकते हैं, जबकि निर्धन व्यक्तियों के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। ऐसी हालत में धनी और निर्धन व्यक्तियों के बीच कानून के समक्ष समानता की स्थिति कैसे हो सकती है? दूसरी टॉपिक्स आ रही है, आप देख पा रहे हैं, सामाजिक आर्थिक समानता। सामाजिक आर्थिक समानता, इसमें लिखा है संविधान द्वारा दास प्रथा, बलात्श्रम जिसको बेगार कहते हैं, किसी भी अन्य प्रकार के शोषण की मनाही है, किंतु जब तक सामाजिक आर्थिक असमानता और निर्धनता मौजूद है तब तक बेगार, बाल श्रम और शोषण का अंत नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर बताया गया है कि जब तक हमारे देश में गरीबी है तब तक जो है शोषण होता रहेगा।
आज भी लाखों लोगों को धर्म, जाति और लिंग के आधार पर समान अवसर से वंचित कर दिया जाता है। शेख या अंसारी बहुत इलाके में किसी हिंदू ब्राह्मण को किराए पर फ्लैट लेने में कठिनाई या सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार कोई ब्राह्मण या ठाकुर जमींदार अपनी ज़मीन या मकान हसन नामक व्यक्ति को किराए या पट्टे पर देने में अनिच्छा दिखा सकता है। इसका एकमात्र कारण है कि वह एक धर्म के मानने वाला व्यक्ति है, ठीक है, इसीलिए वह अपने किराए को उन लोगों को नहीं देगा। किराए के मकान को उन लोगों जो हैं लेना चाहते हैं, ठीक है, हिंदू ब्राह्मण लोग जो हैं मुस्लिम को कभी नहीं देते किराए पर। भारत में जनजातीय समुदाय के लोगों की आबादी संभवतः अफ्रीका को छोड़कर विश्व के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक है। यानी कहा गया है कि भारत में जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, सिर्फ अफ्रीका को छोड़कर। किंतु आदिम जनजाति समूह के लोग सदियों से मुख्य धारा से कटकर अलग थलग क्षेत्रों में रहते आ रहे हैं। वे अभी भी खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करके अपना पेट भरते हैं अथवा पुरानी कृषि पद्धति को अपनाए हुए हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अभी भी भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं, जिसके कारण उनकी प्रगति की गति मंद हुई है। दलित और आदिवासी समुदाय के अनेक बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना बीच में ही स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं समानता हेतु संघर्ष, समानता के लिए संघर्ष, ठीक है। लिखा है विश्व के सभी भागों में दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोगों ने अन्याय या अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया है। दूसरी टॉपिक आती है अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन। इसमें लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 1950 के दशक में अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व संभाला। रोजा पार्क्स को, जो एक अश्वेत महिला थी, बस में एक श्वेत मूल के व्यक्ति के लिए अपनी सीट छोड़ने से इनकार करने पर 1 दिसंबर 1955 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। मार्टिन लूथर ने अश्वेतों के साथ हो रहे ऐसे अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई। वह भारत की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए अहिंसक आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। मार्टिन लूथर ने अमेरिका के अलाबामा राज्य के मॉन्टगोमरी प्रदेश में 381 दिनों तक चले बस बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन के फलस्वरूप अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बसों में नस्ल आधारित भेदभाव की नीति संविधान के विरुद्ध है। मार्टिन लूथर के नेतृत्व में इस अहिंसक आंदोलन ने उन्हें राष्ट्रीय हीरो बना दिया। देखो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ, और देखिए यहाँ पर उनका एक फ़ोटो भी दिया है कि नस्लवाद का विरोध करने के कारण गिरफ्तार हुई रोज पार्क्स। और यहाँ डायग्राम में बनाकर एक कॉलम में दिया है, ठीक है, कि आज रोजा पार्क्स को अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की जननी के रूप में जाना जाता है। 1 दिसंबर 1955 को वह बस में एक श्वेत मूल के व्यक्ति के लिए अपनी सीट छोड़ने से इनकार करने पर गिरफ्तार कर ली गई। इसके बाद ही अमेरिका के अलाबामा राज्य के मॉन्टगोमरी प्रदेश में 381 दिनों तक बस बहिष्कार आंदोलन चला। यानी यहाँ पर बताया गया है कि रोज पार्क्स अमेरिका की नागरिक, ठीक है, तो उन्होंने जो 1 दिसंबर 1955 को बस में जा रही थी, लेकिन एक गोरे आदमी खड़े रहे और वह बैठे रहे, जिनके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बस बहिष्कार हुआ जो 381 दिनों तक चला, ठीक है। और इसके कारण जो है जैसा कि इसमें लिखा है कि मार्टिन लूथर वहाँ का हीरो हो गया।
मार्टिन लूथर के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में श्वेत चरमपंथियों द्वारा डाले गए खलल के कारण अमेरिका के कई नगरों में कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई। मार्टिन लूथर को उसके लगभग 3000 समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अगस्त 1963 ईस्वी में मार्टिन लूथर ने अश्वेतों के विरुद्ध अन्याय को लेकर वाशिंगटन डीसी में एक विशाल प्रदर्शन का नेतृत्व किया। यह अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए किया जाने वाला सबसे बड़ा प्रदर्शन था। जनसभा को संबोधित करते हुए मार्टिन लूथर ने यह कहा, जब तक अश्वेतों को उनके नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तब तक अमेरिका में शांति स्थापना नहीं होगी और न ही विरोध थमेगा। मार्टिन लूथर किंग ऑफ अश्वेत नेताओं के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन के फलस्वरूप 2 अत्यधिक महत्वपूर्ण नए कानून पारित कर दिए गए। 1964 में पारित नागरिक अधिकार अधिनियम और 1965 में पारित मताधिकार अधिनियम ने सभी अमेरिकियों को समान कानून अधिकार प्रदान किया गया। यही है मार्टिन लूथर जिनका फिगर आपको देख पा रहे हैं। ठीक है, यह है मार्टिन लूथर जो अमेरिका के रहने वाले हैं। देखो डायग्राम में एक चीज़ दिया है, बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका संविधान में किए गए 14वें संशोधन में यह कहा गया है कि कोई भी राज्य अपने क्षेत्राधिकार के भीतर किसी भी व्यक्ति को समानता रूप से कानून संरक्षण प्रदान करने से इनकार नहीं करेगा। जुलाई 1968 में बना, किंतु लगभग 1 शताब्दी तक अनेक राज्य अमेरिकी संविधान के इस उपबंधन का किसी न किसी रूप से उल्लंघन करते रहे। नागरिक अधिकार आंदोलन अफ्रीकी अमेरिका को मुक्त कराने में काफ़ी अधिक सहायक सिद्ध हुआ। उसके बाद बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका में प्रजातीय अलगाव या नस्ल आधारित भेदभाव। ठीक है, इस टॉपिक पे बात करेंगे, देख पा रहे हैं आप यहाँ। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं कि दक्षिण अफ्रीका में प्रजातीय अलगाव या नस्ल आधारित भेदभाव। तो चलिए इस पर हम डिस्कशन करते हैं। लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इन सभी क्षेत्रों में अत्यधिक भेदभाव का व्यवहार किया जाता था। अश्वेतों के लिए अलग बस्तियां, अलग बसें, अलग स्कूल और चर्च भी अलग थे। नस्ल आधारित भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष में नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया। 1961 में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को एक गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया और इसके नेता नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया। इन पर लगभग 2 वर्षों तक मुकदमा चला और अंत में उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई। नेल्सन मंडेला को दी गई इस सज़ा का विश्व भर में विरोध हुआ और इसके फलस्वरूप 1990 ईस्वी में उन्हें जेल से बिना शर्त रिहा कर दिया गया। 1994 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में हुए पहले बहुनस्लीय चुनाव में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की भारी जीत मिली। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति और इस गणराज्य के अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई गई। वे जून 1999 में अपने पद से सेवानिवृत्त हुए। जीवन के अंतिम दिनों में नेल्सन मंडेला का स्वास्थ्य खराब हो गया और 5 दिसंबर 2013 को उनका निधन हो गया। यहाँ कुछ फिगर है और डायग्राम भी है बना हुआ। जैसे फिगर में है, पहला मार्टिन लूथर किंग जूनियर और उनकी पत्नी को दिखाया गया है। दूसरा है 1963 ईस्वी में आई हैव ए ड्रीम नामक भाषण देते हुए मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखो पहला डायग्राम में लिखा है, वर्ष 1959 में मार्टिन लूथर किंग ने अपनी पत्नी कॉरेटा के साथ भारत की ऐतिहासिक यात्रा की।
वे यह भारत की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए हिंसक आंदोलन के मूल तत्वों का तलाश करने के लिए आए थे। दूसरा डायग्राम जो है बंद है, उसमें लिखा है कि मार्टिन लूथर ने कहा, मेरा एक स्वप्न है कि मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे एक दिन एक ऐसे राष्ट्र में रहेंगे जहां उनका मूल्यांकन उनके गोरे या काले होने के आधार पर नहीं बल्कि उनके चरित्र के आधार पर किया जाएगा। 1963 में उनके द्वारा दिया गया यह भाषण किसी भी अमेरिका द्वारा तब तक दिया गया सबसे अधिक प्रभावी भाषण था। तो नेल्सन मंडेला का जो निधन हुआ था 5 दिसंबर यानी 5 दिसंबर 2013 को उनका निधन हो गया था। ठीक है, उसके बाद का जो टॉपिक्स है आप देख पा रहे हैं, भारत में समानता हेतु संघर्ष, यानी भारत में जो है समानता के लिए भी जो संघर्ष हुआ था, ठीक है, तो उनकी बातें यहाँ बताई गई है। तो भारत में समानता हेतु संघर्ष, हमारा समाज असंख्य जातियों और उपजातियों में बटा है। भारत में छुआछूत की घिनौनी प्रथा भी प्रचलित थी, जिसके कारण हमारा समाज अनेक वर्गों और श्रेणियों में विभाजित हो गया। हमारे समाज में महिलाएं भी एक लंबे समय से उनके सामाजिक योग्यताओं का शिकार रही है। अब बात करते हैं 19वीं शताब्दी में नव जागरण, यानी 19वीं शताब्दी में क्या ऐसा जागरण हुआ जिनके कारण हमारे समाज में सुधार हुआ। तो देखते हैं, यहाँ लिखा है 19वीं शताब्दी में हमारे देश में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद जैसे अनेक समाज सुधारक हुए, जिनके नेतृत्व में अनेक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए। इन सभी समाज सुधारकों ने अस्पृश्यता यानी छुआछूत और जाति प्रथा की निंदा की। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 19वीं शताब्दी में हमारे देश में कुछ ऐसे महान पुरुषों का जन्म हुआ जो जाति, धर्म, लिंग ये सब के आधार पर जो भेदभाव हो रहे थे उन्होंने वह सब चीज़ों को मिटाने का काम किया, जिनमें है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी और भी अनेक हुए, ज्योतिबा फूले हुए। ऐसे बहुत सारे समाज सुधारक हुए जो छुआछूत जाति प्रथा की निंदा की। उनका यह भी मानना था कि महिलाओं को सशक्त बनाना आवश्यक है और तभी देश में कोई प्रगति या विकास संभव हो पाएगा। उत्पीड़न के शिकार लोगों ने भी निर्धन और दलित वर्गों के उत्थान हेतु कई नए संघर्षों और संगठनों का निर्माण किया। ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। ज्योतिबा फूले के पूर्वज पुणे में पेशवाओं को फूल पहुंचाते थे, इसी कारण उनका परिवार फूले के नाम से भी जाना जाता रहा है। ज्योतिबा का यह मानना था कि सभी जातियों की लड़कियां शूद्रों के समान दुख भोग रही है, क्योंकि बहुविवाह और बाल विवाह की प्रथा के कारण उनका जीवन काफ़ी कष्टमय हो गया है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करना तथा कथित उच्च जाति की लड़कियों की भी पहुंच से बाहर था। ज्योतिबा का ध्यान लगभग सभी समस्याएं की ओर गया, जैसे कि अछूतों का उत्थान करना, महिला शिक्षा प्रदान करना, वयस्क शिक्षा और कृषकों व श्रमिकों की समस्याओं को सुलझाना, ऐसी उनकी सोच थी। ठीक है, तब जाकर देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है दलित आंदोलन, यानी जो दलित लोग थे वह आंदोलन करना शुरू किए। जैसे लिखा है, भारत में स्वतंत्रता से पहले के काल में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलित आंदोलन चलाए गए। स्वतंत्र भारत के संविधान में अनुसूचित जातियां व जनजातियों की शिक्षा और सरकारी नौकरियों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। इन वर्गों के लिए लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में भी सीटें आरक्षित की गई। संविधान के इन प्रावधानों के कारण ही
बहुत बड़ी संख्या में दलित वर्ग के लोग अत्याचार और उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष करने की स्थिति में पहुंच सके हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में दलित नेताओं की एक नई पीढ़ी उभर कर आई, जिन्होंने 1972 में दलित पैंथर नामक एक नया संगठन बनाया। अब तक दलित लेखकों द्वारा, जिनमें नामदेव, धसाल और अन्य शामिल थे, प्रचुर मात्रा में दलित साहित्य की रचना की जा चुकी थी। इनके लिए डॉक्टर अंबेडकर एक प्रेरणा स्रोत बने। काशीराम ने दलितों को 2 संगठनों, वामसेफ पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी परिसंघ और दलित शोषित समाज संघर्ष समिति के बैनर के अंतर्गत एकजुट किया। 1984 में काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी यानी BASP की स्थापना की। उसके बाद का नया संघ है तावा मत्स्य संघ। निस्संदेह बांध के अनेक लाभ हैं। देश में छोटी या बड़ी नदियों पर जो भी बांध बनाए गए हैं, उनमें सूखाग्रस्त क्षेत्रों को पानी की आपूर्ति हुई तथा घरों और फैक्ट्रियों में ऊष्मा व प्रकाश पैदा करने तथा मशीनों की चलाने के लिए बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। किंतु उसका एक दूसरा पक्ष यह भी है कि जहाँ कहीं भी बांध निर्मित किया जाता है, तो वहाँ आसपास की हजारों हेक्टेयर भूमि और वन क्षेत्र, गांव और मानव बस्तियाँ पानी में डूब जाती है। जनजातीय और ग्रामीण इलाकों के लोग इससे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। उन्हें अपने पुश्तैनी गांव और निवास स्थान से विस्थापित होना पड़ता है। भारत में किसानों और जनजातीय लोगों के इस विस्थापन की ओर हाल के दिनों में मीडिया द्वारा भरपूर प्रकाश डाला गया है। यहाँ हम 1996 में तावा मत्स्य संघ के गठन के बाद से उसके अधिकार और उसकी उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो क्या हुआ था तावा बांध? तो जैसा कि इसमें लिखा है, तावा बांध का निर्माण कार्य 1958 में तावा नदी पर शुरू किया गया, जो नर्मदा की एक सहायक नदी है। यह परियोजना, जो नर्मदा घाटी में चलाई गई, तीसरी सबसे बड़ी परियोजना थी। 1978 में पूरी हो गई। बांध के जल में 30 से भी अधिक गांव समा गए। इन गांव में रहने वाले लोगों या तो कृषक थे अथवा वन उत्पादों का संग्रह करके जीवन यापन करते थे। वे अपनी आमदनी बढ़ाने और खाने पीने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मछली मारने का काम भी करते थे। इस बांध के निर्माण से बेघर हो चुके और जीवन निर्वाह के साधनों को खो चुके लोगों के पुनर्वास के सभी प्रयास विफल रहे। मध्य प्रदेश के गांवों के लगभग 3000 लोगों को ही गुजरात में बसाया जा सका। अधिकांश विस्थापित लोग बांध के ही आसपास बस गए और आजीविका हेतु मछली मारने का काम करने लगे। ठीक है, दूसरी टॉपिक साथ ही मछली मारने का अधिकार। इनमें से किसी भी कृषक या जनजातीय समुदाय के व्यक्ति को कानूनी रूप से मछली मारने का अधिकार नहीं दिया गया था। इस कारण राज्य के कर्मचारी उन पर गैर कानूनी तौर पर मछली मारने का आरोप लगाकर कभी कभी उन्हें भी हिरासत में ले लेते थे। 1994 में सरकार ने कुछ निजी ठेकेदारों को तावा जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार दिया। तब उन्हें ठेकेदारों ने ग्रामीणों और जनजातीय लोगों को तावा जलाशय से मछली नहीं पकड़ने की चुनौती दी। ठेकेदारों ने अपनी प्रवृत्तियों के भी कुछ लोगों को जलाशय की पहरेदारी पर लगा दिया। उन्होंने जलाशय से मछली पकड़ने वाले ग्रामीणों के साथ चाकूबाजी और लूटपाट की वारदात की। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने, जो मुख्य रूप से गौड़ और कोरकस जनजाति के लोग थे, यह महसूस किया कि उन्हें आपस में अधिक एकजुट होने की आवश्यकता है,
वे अपने अधिकारों के संरक्षण हेतु एकजुट हुए और उन्हें एक संगठन बनाया जिसका नाम दिया गया किसान आदिवासी संगठन रखा गया। किसान आदिवासी संगठन नाम दिया गया। किसान आदिवासी संगठन ने एक बड़े पैमाने पर सरकारी विरोध अभियान चलाया। उन्होंने जलाशय से मछली पकड़ने के लिए सरकार से अपने लिए कानून अधिकार की मांग की। उन्होंने रैलियां निकाली और लोगों और वस्तुओं की आवाजाही रोकने के लिए चक्का जाम भी किया गया। तब सरकार ने स्थिति पर काबू पाने के लिए एक समिति बनाई। इस समिति ने सिफारिश की कि तावा बांध के कारण विस्थापित हुए लोगों को अपनी आजीविका चलाने के लिए इस जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने समर्पित की सिफारिश स्वीकार कर ली और विस्थापित हुए लोगों को जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार दे दिया गया। दोनों पक्षों द्वारा 1996 में एक 5 वर्षीय पट्टा करार पर हस्ताक्षर किए गए। सरकार ने विस्थापित मछुआरों की सहकारी समितियों को जलाशय से मछली पकड़ने के अधिकार प्रदान किए। इन सहकारी समितियों के परिसंघ को तावा मत्स्य संघ के नाम से भी जाना गया। 2 जनवरी 1997 को 30 से भी अधिक गांव के इन मछुआरों ने नव वर्ष और अपनी विजय का समारोह जलाशय से मछली का शिकार करके और नृत्य संगीत का कार्यक्रम आयोजित करके बड़े हर्ष के साथ मनाया। अब है नेक्स्ट टॉपिक्स दिख पा रहा है, ठीक है। तांबा मत्स्य संघ की उपलब्धियां, क्या उपलब्धि रहा? तो तावा मत्स्य संघ ने एक उत्तम सहकारी संगठन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसमें सर्वोच्च निर्णय लेने की शक्तियां एक समिति के अधीन है जिसमें 13 चुने हुए निर्देशक शामिल हैं जो सभी विस्थापित जनजाति समुदाय से संबंध रखते हैं। इनके फैसलों को एक 3 सदस्यीय निकाय द्वारा लागू किया गया है। ये लोग हिसाब किताब से संबंधित कार्य और व्यावसायिक प्रबंधन में निपुणता रखते हैं। इसके प्रबंधनीय कौशल के फलस्वरूप इन गांव के लोगों को अधिकतम आर्थिक लाभ हुआ। अब क्या क्या लाभ हुआ देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट बताया गया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है। पहला है सहकारी समितियां मछुआरों से उनके द्वारा पकड़ी गई मछलियां उचित मूल्य पर खरीदती है। दूसरा है सहकारी समितियां मछलियों को बर्फ में रखकर उन्हें खराब होने से बचाती है और अपना माल सीधे बाजार में बेचती है जिससे उन्हें अधिकतर लाभ मिल सके। जिन मुख्य बाज़ारों में ये समितियां अपनी मछलियां बेचती है उन्हें इटारसी, भोपाल और हावड़ा के बाज़ार शामिल हैं। तीसरा नंबर है तावा मत्स्य संघ ने कुछ गांवों में मछली उत्पादन का कार्य भी शुरू किया। चौथा है तावा मत्स्य संघ मछलियों की प्रजनन मौसम के दौरान जुलाई और अगस्त महीनों के दौरान जलाशय में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं देता। इस अवधि के दौरान मछली का शिकार करके जीवन निर्वाह करने वाले हर परिवार को प्रति माह कम से कम 1000 रुपये की राशि दी जाती है। पांचवा है तावा मत्स्य संघ मछुआरों को मछली पकड़ने का नया जाल खरीदने के लिए भी कर्ज देती है। इस प्रकार तावा मत्स्य संघ ने एक ऐसा रास्ता दिखाया कि सहकारी समितियां ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के लाभ के लिए कैसे कार्य कर सकती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तावा मत्स्य संघ को पुरस्कृत किया जाना चाहिए और ऐसे उद्यमों को बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद का टॉपिक, लास्ट टॉपिक ये है, आप देख पा रहे हैं ये आपका लास्ट टॉपिक्स है, ठीक है, कि भारत का संविधान ऐसी एक जीती जागती दस्तावेज है जो समानता, व्यक्तियों के गौरव और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करता है। संविधान के प्रावधान व्यक्ति के गौरव, समानता और लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। लोकतंत्र तभी संभव है जब सभी देशवासियां, विशेषकर
निर्धन व्यक्तियों, महिलाओं और समाज के सुविधा विहीन वर्ग के लोग को विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तावा मत्स्य संघ के मछुआरों को नैतिक समर्थन देना आवश्यक है, क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने हमें मानव की गरिमा की महत्वता का पाठ पढ़ाया। ऐसे कार्यों से समाज में समानता की स्थिति उत्पन्न करने में सहायता मिलती है। ऐसे उपाय राष्ट्र की संपदा और संसाधन की समान वितरण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तावा मत्स्य संघ में शामिल ग्रामीण और जनजातीय समुदाय के लोगों ने प्रदर्शनों और जुलूसों में आगे बढ़ते समय हमेशा अपने साथ भारत के संविधान की प्रति रखी। हमारा संविधान द्वारा देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई। संविधान देश के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता तथा अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह समानता के लिए संघर्ष हुआ, ठीक है, और क्या क्या कठिनाइयाँ उठाने पड़े हमारे देशवासियों को। तो इस तरह से जो है यह चैप्टर समाप्त हो जाती है। आपका पूरा सिलेबस सिविक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का ख़त्म हो गई है। आप लोग हैं जो अब परीक्षा का पूरी तरह से तैयारी करें, रिवीजन करें, जिससे आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आ सके। थैंक यू।